हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय जो है हम शिक्षण विधियों को हम देख रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि हम सब्जेक्ट वाइज आपका चलते हैं। तो हम पहले सोच रहे थे आपके गणित का पेडागोजी करा दें, मैथ्स पेडागोजी कराएंगे, गणित शिक्षण कराएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज आपका जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं उनको कराएंगे। तो वैसे भी आपने इससे पहले क्या पढ़ा है? आगमन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। तो इन चारों विधियों को पढ़े। ये चारों विधियां गणित में सबसे महत्वपूर्ण विधियां आती हैं। और आज हम दो विधियों को और पढ़ेंगे, समस्या समाधान विधि और अन्वेषण विधि यानी कि खोज विधि। तो ये जो शिक्षण विधि हमने आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण बता दी है, ये भी आपकी गणित की ही महत्वपूर्ण विधियां हैं। बाकी ये सब में काम आती हैं, लेकिन आपकी मैथ्स की कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो अभी हम सिर्फ गणित शिक्षण से शुरू कर रहे हैं। गणित जब शिक्षण खत्म हो जाएगा उसके बाद हम हिंदी का स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पर्यावरण हुआ, बाकी चीज़ें जो भी हैं हम सभी का शिक्षण कवर कर लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। तो ये मान के चलिए कि अभी हम मैथ्स का शिक्षण पढ़ रहे हैं, थंबनेल पे हम गणित शिक्षण डाल देंगे, तो उस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। तो और बाकी ये जो चारों विधियाँ हैं तो सारे में काम आती हैं, और वैसे भी ये मैथ्स के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जो हमने बताया भी आपको। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तुम सबसे पहले मैथ्स शिक्षण पढ़ेंगे यानी गणित पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी पढ़ेंगे। तो ध्यान से आप देखिएगा, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम उनको जरूर लेंगे, जो आपकी हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। इन चारों विधियों से कितने भी क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखिए, सीधा सीधा पूछा गया है कि इसके अंतर्गत शिक्षण सूत्र कौन कौन से आते हैं, गुण कौन से होंगी, दोष कौन से होंगे, सारी चीज़ों को पूछा जाता है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो आगे आने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ओके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपकी लिंक पहुँच जाती है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव पे। तो फाइनली हम कहाँ आते हैं? गणित शिक्षण पे। पहले हम गणित को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कोई और सब्जेक्ट लेंगे। तो सीक्वेंस में आपका चलेगा, और अच्छे से देखते रहिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन कवर होंगे। यहाँ से कम आपके पता नहीं कितने क्वेश्चन पिछले वर्षों में आए हैं, तो आप देख लीजिएगा। वैसे इतने क्वेश्चन लिखना पड़ेगा इसलिए नहीं करा रहे हैं, नहीं तो सारे क्वेश्चन कराते। तो देखिएगा, आगमन विधि होगी, निगमन विधि होगी, विश्लेषण विधि होगी और संश्लेषण विधि होगी। आज दो विधियों को हम और लेते हैं जो आपकी परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो। मैथ्स के लिए जो आपकी इंपॉर्टेंट है वही शिक्षण विधियों को या वही हम पेडागोजी को लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। ओके, तो हम देखते हैं कि समस्या समाधान विधि है क्या। ओके, ध्यान से देखिएगा कि कभी कभी जो है ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि जब हमें नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है। ऐसी परिस्थितियों में हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें करना क्या है, तो उस समय जो हमें विधियाँ मालूम, जो उस समय हम जो सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो समस्या समाधान विधि कहलाती है। तो इसे हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि समस्या समाधान से तात्पर्य हमारे द्वारा किसी परिस्थिति में, ओके, हमारे द्वारा किसी परिस्थिति में किए जाने वाले उन प्रयासों से है जब हमें खुद यह नहीं मालूम होता है कि हमें करना क्या है। तो सीधा सा मतलब यह है कि कभी हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि हमें खुद ही नहीं मालूम रहता है कि हमें करना क्या है। तो उस समय जो हमें सॉल्यूशन मिलता है तो उसे हम समस्या समाधान कहते हैं। तो सीधे सीधे बात करते हैं समस्या समाधान विधि होती क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, समस्या समाधान विधि जो है ये अध्यापक जो है शिक्षार्थियों से समस्या का समाधान करवाता है। सीधा सीधा हम देखते हैं क्या होता है इसमें। अध्यापक जो है, ये अध्यापक है, ये शिक्षार्थियों के सामने अपनी समस्याओं को रखता है। ओके, अध्यापक किसके सामने समस्याओं को रखता है? शिक्षार्थियों के सामने समस्याओं को रखता है अपनी। और शिक्षार्थी जो है सीखे हुए ज्ञान, नियमों एवं प्रत्ययों के माध्यम से, जो भी उन्होंने सीखा होता है कक्षा में, नियम सीखे होते हैं, ज्ञान सीखे होते हैं, प्रत्यय सीखे, तो उनके माध्यम से कक्षा में ही वो समस्या का समाधान करते हैं। तो ये क्या कहलाती है? समस्या समाधान विधि कहलाती है। एक बार और देख लेते हैं। समस्या समाधान विधि में अध्यापक कोई भी समस्या को जो है शिक्षार्थियों के सामने रखता है। ओके, अध्यापक जो है शिक्षार्थियों के सामने किसी समस्या को रखता है, और शिक्षार्थी क्या करते हैं कि शिक्षार्थी अपने सीखे हुए ज्ञान से, नियमों एवं प्रत्ययों के माध्यम से कक्षा में ही उस समस्या का समाधान करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कि एक बार और देखते हैं, अध्यापक जो है शिक्षार्थियों के सामने अपनी समस्याओं को रखता है, और शिक्षार्थी क्या करते हैं, जो उन्होंने सीखा हुआ ज्ञान होता है, उनका नियम होता है, प्रत्यय होता है, उनके माध्यम से ही वो कक्षा में उस समस्या का समाधान करते हैं। बस इतना ही है आपका। तो समस्या समाधान आपने ये जान लिया। फिर देखते हैं समस्या समाधान के चरण क्या होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका अधिकतर पूछा जाता है एग्जामों में। इसमें 4, 6 स्टार, 10 स्टार जितने भी चाहें आप लगा लें, बहुत बार पूछा जाता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा आपका ये।
तो हम पहले चरण जानते हैं कौन कौन से होते हैं, फिर देखते हैं आपको कैसे याद करना है, पूरा आपको नहीं याद करना है। समस्या समाधान विधि के चरण होते हैं: समस्या को स्वीकारना या पहचान करना, समस्या का विश्लेषण करना और संभावित हल खोजना, हल ज्ञात करने के लिए गणना या हल ज्ञात करना, उत्तर की जांच करना और स्वीकृत समस्या का प्रयोग करना। तो सीधा सीधा हम जाते हैं, सीक्वेंस पूछता है इसमें, सीक्वेंस जरूर पूछता है, ये पूरे लिख देगा इधर उधर और सीक्वेंस पूछेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, समस्या को स्वीकारना, आपका या तो यहाँ पे स्वीकारना आ सकता है या पहचान करना आ सकता है, आप इतना ही याद करेंगे, स्वीकारना या पहचान करना। फिर देखते हैं समस्या का विश्लेषण करना, तो हम यहाँ करना लिख देते हैं, तो विश्लेषण करना, उसके बाद क्या होता है विश्लेषण करना, स्वीकारना या पहचान करना, उसके बाद क्या होता है विश्लेषण करना। फिर देता है संभावित हल खोजना, उसके बाद क्या कहते हैं संभावित हल खोजते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं उनका संभावित हल खोजते हैं। फिर गणना करना या हल ज्ञात करना है, दोनों आ सकता है। उसके बाद क्या आता है हम हल जो ज्ञात करने के लिए गणना करते हैं या उसका हल ज्ञात करते हैं, सीधा सीधा हो जाता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उत्तर की जांच करते हैं, जो हमने हल किया होता है, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया होता है, उसके बाद हम उनके उत्तरों की जांच करते हैं। उसके बाद जो भी समाधान आता है उसको हम प्रयोग में लाते हैं। तो सिंपल सा है, कैसे आपको याद करना है, पहला है स्वीकारना या पहचान करना, फिर दूसरा नंबर है विश्लेषण करना, तीसरा नंबर है हल खोजना, चौथा नंबर है गणना करना या हल याद करना, फिर पांचवा नंबर है जांच करना और छठा नंबर क्या है आपका, जो भी चीज़ें हमें मिली हैं समाधान में उनका प्रयोग करना। तो ये आपका चरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा गया है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो एक बार और देखते हैं, समस्या को स्वीकारना या पहचान करना, समस्या का विश्लेषण करना, संभावित हल खोजना और हल ज्ञात करने के लिए गणना करना या हल ज्ञात करना, और जो है उत्तर की जांच करना, और जो उत्तर आया है जांच करने पे जो प्राप्त हुआ है उसका प्रयोग करना। तो चीज़ें क्या हो गई, स्वीकारना या पहचान करना, विश्लेषण करना, हल खोजना, गणना या हल ज्ञात करना, जांच करना और प्रयोग करना। तो ये आपके चरण हो गए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बनेंगे। आप नोट कर लीजिए इसको, चाहे जैसे याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं आपके पिछले पेपर में भी, आप देख सकते हैं। तो चलिए चरण हो गए, फिर आगे हम बार बार आपको इसलिए रिपीट करते हैं कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। फिर आगे याद करते हैं विशेषताओं को। ये छात्रों की जो दैनिक जीवन में समस्याएं आती हैं उनको हल करने में सहायक होती है। कौन सी, समस्या समाधान विधि। फिर देखते हैं छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास होता है समस्या समाधान विधि से, क्योंकि उसमें जब खुद ही उनको करना होता है तो उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित हो जाती है। फिर आगे देखते हैं छात्रों में जो है समस्या से लड़ने की प्रवृत्ति आ जाती है, और गुण कुछ और हैं, चिंतन एवं तर्क का विकास होता है। जब छात्र खुद ही समस्या का समाधान करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में वो चिंतन करेंगे, तर्क निकालेंगे, तो उनके चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। और ये क्या है, सीधे सीधे एक वैज्ञानिक विधि है। जाहिर सी बात है, जब छात्र वैज्ञानिक तरीके से इसको देखते हैं तो ये वैज्ञानिक विधि है, और इसमें छात्र करके सीखते हैं, तो ये गुण हो गया। एक बार और देखते हैं समस्या समाधान विधि के गुण या विशेषताएं। तो छात्रों के लिए दैनिक जीवन में सहायक होती है, ओके, छात्रों के लिए दैनिक जीवन में सहायक होती है। आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास होता है बच्चों में, और फिर समस्या से लड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें छात्रों में तर्क शक्ति एवं चिंतन का विकास होता है। और बात करते हैं वैज्ञानिक विधि है, और करके सीखते हैं बच्चे इसमें। और दोष की बात करें तो इसमें क्या है, जाहिर सी बात है कि जब समस्या समाधान छात्र खुद ही करते हैं तो समय लंबा चला जाता है और पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है, समय ज़्यादा लग जाता है, और ये जो है बड़ी कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो दोष में हमने क्या देखा कि पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता है, लंबी विधि है, महंगी विधि है, और क्या है यहाँ पर ये छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है। तो ये हो गई आपकी समस्या समाधान विधि। बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है आपको, और अच्छे से देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन 100% श्योर है आपके आएंगे, क्योंकि हमने वही चीज़ें यहाँ पे ली हैं जो आपके एग्जामों में पूछी गई हैं पिछले सालों में। ओके, तो इन सभी को ध्यान में रख के अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपके जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसमें एक पॉइंट भी आपका नहीं छोड़ा जा रहा है, तो उनको अच्छे से देखिएगा। समस्या समाधान विधि हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे अन्वेषण विधि या खोज विधि, जो गणित के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं वो हम यहाँ लेंगे, बाकी जो अन्य पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको हम वहाँ लेंगे। तो पहले हम मैथ्स को खत्म करेंगे। अभी मैथ्स की आपकी बहुत सारी क्लासेज आएंगी मैथ पेडागोजी की, तो वही मैंने सोचा कि आपका सब्जेक्ट वाइज क्यों ना लाते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी आपका ये मान के चलिए पिछली 2 क्लासेज आ चुकी हैं, आगमन विधि, निगमन विधि और विश्लेषण और संश्लेषण विधि। आज हम देखेंगे समस्या समाधान विधि और अन्वेषण विधि को। तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी, और मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा, पूछा भी जाता है मैथ्स में। ये मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट आगमन विधि, विश्लेषण विधि, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये देखिएगा। तो हमने समस्या समाधान विधि को देख लिया। आई होप आपने अच्छे से देखा होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं दूसरी विधि को। अब हम बात करते हैं खोज विधि की। देखिए खोज विधि यानी अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि को हम और क्या क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए
अनुसंधान विधि को हम क्या कह सकते हैं? खोज विधि। और क्या कह सकते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि भी यही है, ह्यूरिस्टिक विधि। और इस विधि को दिया किसने था? भली भांति जानते होंगे, इस विधि को दिया था ह्यूरिस्टिक ने, सॉरी आर्मस्ट्रांग ने। ओके, तो इस विधि को इसने दिया था, आर्मस्ट्रांग ने दिया था। इसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। इसे दिया था आर्मस्ट्रांग ने, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो आर्मस्ट्रांग ने इस विधि को दिया था। कोई भी विधि आए, अनुसंधान विधि आए या आपका खोज विधि आए या ह्यूरिस्टिक विधि आए, तो उसको किसने दिया था? आर्मस्ट्रांग ने दिया था। याद रखिए, अनुसंधान विधि, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। तो हम देखते हैं कि अनुसंधान विधि होता क्या है। ओके, तो अनुसंधान विधि क्या होती है? ये एक अत्यंत प्रभावशाली विधि होती है। इसमें शिक्षक क्या है? मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अनुसंधान विधि एक प्रभावशाली, अत्यंत प्रभावशाली विधि होती है। इसमें शिक्षक जो है मार्गदर्शक के रूप में क्या कार्य करता है, और स्वयं बच्चे यहाँ पे स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और छात्र को यहाँ पे छात्र जो है यहाँ अनुसंधान करता है, खोजी बनाया जाता है छात्रों को। यहाँ कोशिश की जाती है कि छात्र जो है खुद ही खोजे चीज़ों को। चलिए हम एक बार फिर से देखते हैं। क्या अनुसंधान विधि क्या है? अत्यंत प्रभावशाली विधि है। अत्यंत क्या है? प्रभावशाली विधि है, याद रखिएगा। इसमें शिक्षक क्या है? एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। और क्या किया जाता है यहाँ पे? स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बच्चों को जो है स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और फिर आगे बात करें कि छात्र को यहाँ पर अनुसंधानकर्ता या खोजी बनाया जाता है। ओके, इस विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को अनुसंधानकर्ता या खोजी बनाना। क्या है? अनुसंधानकर्ता या खोजी बनाना यहाँ का उद्देश्य बन जाता है छात्रों को। ओके, तो ये चीज़ों को हमने क्या जाना? अत्यंत प्रभावशाली विधि है। छात्र को शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर छात्रों को प्रेरित किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को अनुसंधानकर्ता या खोजी बनाना। ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर बात करते हैं लाभ की। ओके, तो ये क्या सीधा सीधा हमने देखा वैज्ञानिक विधि है। ओके, वैज्ञानिक विधि है। और देखें यहाँ पे अगला हम लाभ देखते हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? इसमें छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। किसमें? छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। किसके में? छात्रों में। हम छात्रों में लिख देते हैं, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है यहाँ पर। और बात करते हैं आगे रचनात्मकता। तो छात्रों में जो है यहाँ पर रचनात्मकता को बढ़ावा देती है ये विधि, रचनात्मकता को बढ़ावा देती है छात्रों में ये विधि। छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा, और छात्र यहाँ पे स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। ये तो हमने ऊपर जाना ही है। छात्र यहाँ पर स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं या उन्हें ऐसे प्रेरित करती है। और ये जो होता है, ये विधि होती है गृह कार्य से मुक्त होती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि गृह कार्य से मुक्त होती है। जो भी चीज़ें हैं क्लास में ही सिखा दी जाती हैं। चलिए एक बार हम लाभ को और जान लेते हैं। लाभ में हमने देखा है कि मनोवैज्ञानिक विधि है। खोज विधि क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें तर्क, चिंतन और विचार सभी काम आते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ों को हम खोजेंगे तो हमें तर्क लगाना पड़ेगा, चिंतन भी करना पड़ेगा और विचारों को भी प्रकट करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, ये मनोवैज्ञानिक विधि एक क्रियाशीलता के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी कि क्रियाशीलता, यानी बच्चे इसमें क्रियाशील रहते हैं। ओके, फिर देखते हैं छात्रों में इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस विधि में क्या है? विकास किया जाता है। छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है और छात्र जो है स्वयं से करके सीखने के लिए प्रेरित होते हैं या उन्हें स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। और इसमें जो ये है गृह कार्य से मुक्त होता है। तो सीधा सीधा अगर पूछा जाए कौन सी शिक्षण विधि गृह कार्य से मुक्त होती है, तो समस्या समाधान, अनुसंधान विधि या खोज विधि क्या होती है? ये गृह कार्य से मुक्त होती है। शायद मैंने पहले समस्या समाधान बोल दिया होगा, तो सॉरी। तो ये हमें अनुसंधान विधि, जिसको हम क्या कहते हैं? खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, दिया किसने था? आर्मस्ट्रांग ने दिया था। ये अत्यंत प्रभावशाली विधि होती है। शिक्षक इसमें मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रेरित करता है। और छात्र जो है यहाँ पर, इसका उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों को अनुसंधान करता है या खोजी बनाना होता है। ओके, लाभ की बात करें, वैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। छात्र इसमें तर्क, चिंतन, विचार करते हैं या क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होती है। और रचनात्मकता को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है छात्रों के, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास किया जाता है। छात्र को स्वयं से करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और बात करें क्या है विधि? गृह कार्य से मुक्त होती है। अब बात करते हैं दोष की। तो यहाँ पर जो है दोष क्या है कि यहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों, ओके, दोनों के लिए क्या है? उनको अधिक परिश्रमी होना चाहिए, उनमें अधिक योग्यता होनी चाहिए और प्रवीणता होनी चाहिए। तो शिक्षक और छात्र दोनों के लिए ये चीज़ें लागू होती हैं कि वो अधिक परिश्रमी हो और वो योग्य हो, और क्या है? उनमें प्रवीणता होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है? जो पाठ्यक्रम है समय से नहीं पूरा होता है। जाहिर सी बात है, जब खोज विधि है तो हम खोज करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो पाठ्यक्रम समय से पूरा नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है? समय भी अधिक लगेगा। ओके, तो जब उन चीज़ों को खोजेंगे, चीज़ों को अन्वेषण करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा समय भी अधिक लगेगा। और इस यहाँ पर जो है एग्जैक्ट निर्णय की संभावना नहीं रहती है,
त्रुटिपूर्ण निर्णय भी आ सकता है। ओके, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू की यहाँ पर कोई बात नहीं होती है और यहाँ पे त्रुटिपूर्ण निर्णय भी आ सकता है। अब बात करें यहाँ पे सहायक सामग्री का अभाव होता है, क्योंकि सहायक सामग्रियाँ नहीं प्रयोग की जाती हैं खोज विधि में, और ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़ी कक्षाओं के लिए खोज विधि। ओके, तो हमने ये क्या जाना, ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि या अनुसंधान विधि। सीधे सीधे हमने लाभ को एक बार देख लिया था, हम एक बार दोष को भी देख लेते हैं। अधिक परिश्रम वाली विधि होती है, अधिक यहाँ पर छात्र और शिक्षक दोनों को अधिक परिश्रमी, योग्य और प्रवीणतापूर्ण होना चाहिए। पाठ्यक्रम यहाँ पर समय से नहीं पूरा होता है और इसमें क्या है, समय अधिक लगता है और त्रुटिपूर्ण निर्णय आने की संभावना रहती है यहाँ पर। और बात करते हैं यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीएलएम का उपयोग नहीं किया जाता है, अभाव रहता है उसका, और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। तो हमने ये अनुसंधान, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि देखी, ये सारी चीज़ें देख ली हमने, और ये पूछी जाती है आपकी, इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स की हमने ये हमारी 6 शिक्षण विधियाँ हो गई, और एक वैसे ही हमने नॉर्मल शिक्षण विधि उठा ली थी। जैसे आपका लिखा है सहकारिता अधिगम विधि, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच या मेथड बोल सकते हैं। तो ये विधि क्या होती है, सहकारिता यानी कोऑपरेटिव, ऑपरेट करके करते हैं, छोटे छोटे समूह में लोग इसमें विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे समूह में लोग जो है विचारों का आदान प्रदान करते हैं और शैक्षिक कार्य को मिलजुल कर करते हैं। तो इसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं टीम लर्निंग। टीम लर्निंग से आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक छोटी सी विधि थी, तो हमने इसको जान लिया, टीम लर्निंग यानी मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता अधिगम विधि को ही टीम लर्निंग बोल देंगे। तो हमने ये विधियाँ देख ली, समस्या समाधान विधि अच्छे से देखा, आपको समझ में आ गया होगा, अनुसंधान विधि भी आपको समझ में आ गया होगा, और एक विधि हमने ये भी देख ली सहकारिता अधिगम विधि। तो इन चीज़ों को देख लिया हमने। अब हम देखते हैं कि कुछ हम मैथ्स के जो समीकरण हैं या ज्यामिति है उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियों को हम यूज करते हैं। तो वो टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी, तो वो टेबल पूरी देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, हम देखिए गणित के विभिन्न जो प्रकरण में है उसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ यूज हो सकती हैं। ये आपके लिए एकदम रामबाण क्लास है, जरूर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन फंसेंगे आपके। अगर आपको विश्वास बने तो जरूर लीजिएगा, लोगों को शेयर भी करिएगा जो सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें आपकी बार बार पूछी जाती हैं एग्जाम में वही चीज़ें हमने यहाँ पर ली हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं आगे। तो चलिए हम देखते हैं गणित के विभिन्न हमने प्रकरणों को लिखा है और उसमें देखा है कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ यूज होती हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि अगर समीकरण का कोई भी क्वेश्चन है तो इसमें हम कौन कौन सी शिक्षण विधियों का यूज कर लेते हैं। तो आगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि। ओके, तो समीकरण में हम कौन कौन सी विधियों का यूज कर लेते हैं, आगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि का हम यूज करते हैं समीकरण को सॉल्व करने में। फिर आगे देखते हैं अगर समुच्चय का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने में हम आगमनात्मक विधि, प्रयोगात्मक और प्रश्नात्मक या व्याख्यान विधि का यूज करते हैं। ओके, बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट, जो आपकी विधियाँ इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिटेल में पढ़ा दी है। बाकी प्रयोगशाला तो विधि आप जानते ही हैं, प्रयोगशाला में चीज़ें करना, और अभी व्याख्यान आएगा। व्याख्यान मतलब व्याख्या करना बड़े बच्चों के लिए उपयोगी होती है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। फिर आगे बात करते हैं आयतन, अगर हमें करना है सॉल्व, आयतन के क्वेश्चन है तो इसमें आगमन विधि का प्रयोग होता है, विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है, प्रयोगात्मक विधि का और अनुसंधान और व्याख्यान विधि का प्रयोग होता है। ओके, किसको सॉल्व करने में, आयतन में। अगर बात करते हैं त्रिकोणमिति को तो इसमें कौन कौन सी विधियाँ यूज आ जाती हैं, आगमन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, इनका प्रयोग हो जाता है। फिर बात करते हैं अनुपात और समानुपात के अगर क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व करने में कौन कौन सी विधि यूज होती है, आगमन विधि, विश्लेषण विधि, अनुसंधान विधि और व्याख्यान विधि। ये आपकी प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो आपकी शिक्षण विधियाँ चल रही हैं ये प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट आपकी बनेगी, 6 to 8 और 1 to 5 दोनों के लिए। ये याद रखिएगा कि 6 to 8 के लिए नहीं है, तो ऐसा नहीं है, दोनों के लिए है आपकी शिक्षण विधियाँ जो भी चल रही है, यहाँ पे पेडागोजी चल रही है। तो हमने क्या देखा कि विभिन्न हमने गणित के प्रकरणों को देखा और देखा कि उसमें हम कौन कौन सी शिक्षण विधियों को यूज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ओके, तो गलत मत करिएगा, चार्ट की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम एक बार और बताते हैं। तो समीकरण में हम कौन कौन सी शिक्षण विधियों का यूज कर सकते हैं, आगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं समुच्चय के क्वेश्चन अगर है तो उसमें आगमनात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नात्मक विधि और व्याख्यान विधि का यूज कर सकते हैं। बात करें आयतन की तो इसमें आगमन विधि, विश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, अनुसंधान विधि और व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो इसमें आगमन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, इनका यूज करते हैं। और अनुपात समानुपात के क्वेश्चन अगर हैं तो उसमें आगमन, विश्लेषण, अनुसंधान और व्याख्यान का हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई आज की शिक्षण विधियाँ। कल हम पढ़ेंगे वेन हिले मेथड, जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेन हिले से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उनके स्तर से, उनकी चीज़ों के बारे में, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो जूनियर हो। वेन हिले ज्यामितीय अधिगम है, उनका ज्यामितीय अधिगम से संबंधित सिद्धांत है, उसको हम देखेंगे। तो आज हमने ये चीज़ देख ली। अच्छा, हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि संश्लेषण विधि जो है,
हमने बताया था कि अमनोवैज्ञानिक विधि है, लेकिन कहीं कहीं पर ये मनोवैज्ञानिक विधि लिखी हो जाती है, तो ये ऑप्शन देख के आप करिएगा। तो कहीं कहीं मनोवैज्ञानिक लिखा है, कहीं कहीं अमनोवैज्ञानिक लिखा है, तो इन चीज़ों को देखिएगा। संश्लेषण विधि के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो चलिए आज की ये हो गई गणित की विभिन्न प्रकरणों में शिक्षण विधियाँ, कि गणित के अगर विभिन्न प्रकरण हैं तो उसमें हम कौन कौन सी शिक्षण विधियों का यूज करेंगे। तो आपकी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, इससे पहले की भी आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सारी विधियां आपकी पूछी जाती हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन, निगमन, समस्या समाधान, खोज विधि, और मैंने सहकारिता अधिगम भी आपको बताया, तो सारी चीज़ों को याद रखिएगा। अब मैथ्स में इतनी ही शिक्षण विधियाँ जितनी आपकी पूछी जाती हैं, बाकी हम कल दूसरी विधि पढ़ेंगे, वेन हिले मेथड पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ों से जहाँ से हर बार आपके क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, वही चीज़ों को हमने लिया है। आप पिछले पेपर को उठा के देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अब मेरे पास इतना लिखने का वो नहीं है, नहीं तो हम आपको क्वेश्चन भी करा देते। कम से कम मैंने कलेक्ट किए थे इन्हीं 6-7 विधियों से, कम 10-15 क्वेश्चन कलेक्ट किए थे। तो अगर हो पाएगा तो हम फोटो डाल देंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। आप पुराने पेपर सॉल्व करिए, जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, आप यूट्यूब पे हो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ओके, तो इंस्टाग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर सालनी, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। क्या है? टीचिंग लर्नर सालनी। और हमारी टेलीग्राम आईडी तो आप जानते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो ये चीज़ें हो गई, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी, कमेंट जरूर करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए जिन्होंने आपकी बार सीटेट का एग्जाम देना है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और आपको सीक्वेंस में शिक्षण विधियाँ सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई जा रही हैं और जल्दी ही आपकी कंप्लीट कर देंगे। शिक्षण विधियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे, अभी तो थोड़ा 2-2 विधियाँ आ रही है, बाकी हम ज़्यादा ला के आपका ख़त्म कर देंगे। और सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, मैथ्स के बाद हम हिंदी लाएंगे, हिंदी के बाद हम संस्कृत लाएंगे, संस्कृत के बाद ईवीएस लाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखिएगा। तो ज़रूर शेयर करिए क्लास को, ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। तो प्लीज़ अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।